गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ISPSS हिंदी। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम इकोनॉमिक्स का मैराथन करेंगे जो UKPSC 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण साबित सिद्ध होगा। दोस्तों, इस लेक्चर में हम MCQ के माध्यम से उनकी व्याख्या करेंगे और हर एक कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे। जैसे कि दोस्तों आप जानते हो, हमारा जो पुराना चैनल था उसका नाम था GS समीक्षा, जिसका नाम हमने परिवर्तित करके ISPSS हिंदी कर दिया है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है। तो फ्रेंड्स, ये लगभग 59%। कभी कभी फ्रेंड्स आपको ऑप्शन ऐसे भी दे सकता है कि ऑप्शन ए 60%, ऑप्शन बी 65%, ऑप्शन सी 55%, ऑप्शन डी 50%। अगर फ्रेंड्स ऐसे राउंड फिगर में हो तो आप यहाँ पे 60% को मान लेंगे। ओके फ्रेंड्स, निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है? तो फ्रेंड्स ये मिलती है भारत में। फ्रेंड्स, अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3। इकोनॉमी कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है पूंजीवादी, जिसको बोलते हैं कैपिटलिज्म। दूसरा होता है साम्यवादी। कौन सा होता है? साम्यवादी, जिसको बोलते हैं कम्युनिस्ट। और फ्रेंड तीसरा होता है मिश्रित। कौन सा होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसको बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। तो फ्रेंड्स, ये पूंजीवादी होती है। ये अर्थव्यवस्था आपको देखने को मिलती है अमेरिका में, UK में, फ्रांस में। फ्रेंड्स, जो साम्यवादी होती है ये आपको देखने को मिलेगी चाइना, रशिया आदि देशों में। और मिश्रित जो होती है ये भारत जैसे देशों में देखने को मिलती है। इंडिया हो गया, श्रीलंका, पाकिस्तान। फ्रेंड्स, ये ऐसे देशों में देखने को मिलती है। अगर फ्रेंड्स कोई आपसे पूछे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कैसे होती है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है, इसके 3-4 उद्देश्य होते हैं। पहला जो इनका उद्देश्य होते हैं, इनका उद्देश्य होता है लाभ कमाना। क्या होता है? लाभ कमाना। और फ्रेंड्स, साम्यवादी में उद्देश्य जो होता है, इसमें उद्देश्य होता है समाज सेवा। और फ्रेंड्स, जो मिश्रित होती है यहाँ पे क्या होते हैं? दोनों होते हैं। समाज सेवा करना भी होता है और लाभ कमाना भी होता है। ओके फ्रेंड्स, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है, यहाँ पे जो नियंत्रण होता है, ये होता है बिजनेसमैन का, यानी व्यापारी का या व्यवसाय का। फ्रेंड्स, जो साम्यवादी होती है अर्थव्यवस्था, यहाँ पे होता है सरकार का नियंत्रण। और जो मिश्रित होती है यहाँ पे व्यापारी और सरकार दोनों का नियंत्रण होता है। तो फ्रेंड्स, इसलिए जब हम भारत में देखते हो तो कुछ कंपनी ऐसी होती है जहाँ पे प्राइवेट व्यक्ति का अधिकार होता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पे गवर्नमेंट का होता है। जैसे रेलवे। फ्रेंड्स, जो रेलवे है इस पे पूर्ण रूप से गवर्नमेंट का अधिकार है। किसका? रेलवे पे। और बाकी फील्ड में जाते हो तो वहाँ पे क्या आपको प्राइवेट भी मिलेगी प्लस गवर्नमेंट भी मिलेगी। जैसे सिम की बात होती है, नेटवर्क की बात होती है, इसमें रिलायंस भी है, ठीक, एयरटेल भी है, आइडिया भी है, ठीक। ये सब क्या? ये तो प्राइवेट है, लेकिन जो BSNL है वो गवर्नमेंट है। तो दोनों देखने को मिलती है। फ्रेंड्स, ये साम्यवादी होती है वहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट का होता है, और जहाँ पे पूंजीवादी होती है यहाँ पे मैक्सिमम जो होता है प्राइवेट व्यक्ति का राइट होता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है, जो मैंने आपको समझा दी है। आई होप समझ में आ चुका होगा। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक
किस राज्य का है? तो फ्रेंड्स ये केरल का। फ्रेंड्स जो उच्चतम जो लिखा है ये राज्य के लिए जो उसका नाम होता है ये होता है ना मानव विकास सूचकांक, जिसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं, जिसके आधार पर हम बता सकते हैं कौन सा देश कितना ज़्यादा विकसित है और कौन सा अल्प विकसित है। इसी के आधार पर हमें पता चलता है। ओके फ्रेंड्स, पीपीपी परचेसिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत का जो स्थान है फ्रेंड्स ये तीसरा। फर्स्ट पे जो है वो है अमेरिका। कौन है? अमेरिका। ओके फ्रेंड्स ये परचेसिंग पावर पैरिटी क्या होती है? फ्रेंड्स ये वो चीज होती है जिसके आधार पर पता चलता है किस देश की मुद्रा जो है कितनी ज्यादा पावरफुल है। फ्रेंड्स अमेरिका का डॉलर है। क्या? अमेरिका का डॉलर। तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो डॉलर से करते हैं। क्यों? क्योंकि डॉलर सबसे ज्यादा पावरफुल करेंसी है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि परचेसिंग पावर पैरिटी वो होती है जिसके आधार पर हम अपने देश की मुद्रा का मूल्य निर्धारित करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के आधार पर। ओके फ्रेंड्स, ये होता है। जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति कैसी होती है? धीमी हो जाती है, मंद पड़ जाती है। क्योंकि फ्रेंड्स अगर संसाधन ज्यादा हो गए, जनसंख्या कम होगी तो क्या होगा? इससे देश का विकास होगा। लेकिन जब संसाधन कम हो गए और जनसंख्या अधिक होगी तो इससे क्या होगा? देश का विकास मंद पड़ जाएगा, धीमा हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? तो फ्रेंड्स इसका उद्देश्य होता है जीवन उपार्जन करना और मनोरंजन करना। फ्रेंड्स मनोरंजन करना नहीं हो सकता। जब आप आर्थिक क्रियाएं करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं, तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि हमें उससे पैसे कमाने होते हैं। ठीक, क्या करना होता है? पैसा कमाना होता है, जिसको बोलते हैं जीविका उपार्जन। ओके फ्रेंड्स, क्या बोलते हैं? जीविका उपार्जन। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? फ्रेंड्स ये कहते हैं कृषि क्षेत्र को। किसको कहते हैं? कृषि क्षेत्र को। फ्रेंड्स जब क्षेत्र की बात होती है तो इसको हम 3 भागों में विभक्त करते हैं। 3 भागों में विभक्त करते हैं। जो पहला होता है वो होता है कृषि, प्रथम क्षेत्र। ठीक, ओके। प्रथम क्षेत्र क्या होता है? हमारा कृषि होता है। ठीक, जो द्वितीय होता है जिसको द्वितीयक कहते हैं, जो द्वितीयक क्षेत्र होता है, और तीसरा होता है फ्रेंड तृतीय क्षेत्र, इसको तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। तो फ्रेंड जो प्रथम क्षेत्र होता है वो होता है किससे संबंधित? कृषि से। वो कृषि से संबंधित होता है। जो द्वितीय होता है वो होता है उद्योग व विनिर्माण से। किससे? उद्योग व विनिर्माण से। और जो फ्रेंड तृतीयक क्षेत्र होता है वो होता है सेवा से। किससे? सेवा क्षेत्र से। ओके फ्रेंड्स, ये होता है। तो इस तरीके से हम किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र होते हैं उसको उसमें विभाजित कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री के द्वारा तैयार किया गया था? तो फ्रेंड्स ये किया गया था महबूब उल हक के द्वारा। ये पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री थे और इन्हीं का सहयोग किया था अमर्त्य सेन ने। किन्होंने किया था? अमर्त्य सेन द्वारा। आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन से हैं? तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय सकल आय बिल्कुल सही है, प्रति व्यक्ति आय बिल्कुल सही है, आर्थिक कल्याण का आधार तो फ्रेंड तीनों सही है। सकल राष्ट्रीय आय फ्रेंड जो जीडीपी से संबंधित होती है, जीडीपी, और प्रति व्यक्ति आय जैसे एक पर्टिकुलर व्यक्ति की होती है। आर्थिक कल्याण का आधार कि हाँ सरकार कितना कल्याण कर रही है, क्या क्या योजना चला रही है, कितनी वेलफेयर योजना चला रही है, वो सब चीज। तो इस तरीके से तीनों चीज आती है आर्थिक विकास में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों का निर्धारित कौन करता है? तो फ्रेंड्स ये करता है वर्ल्ड बैंक। कौन करता है? वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 2 बार हुआ था। 2 बार हुआ था फ्रेंड्स। एक बार हुआ था 1969 में और एक बार हुआ था 1971
91 में। कब? 1991 में। यहाँ पे 14 बैंकों का होता और यहाँ पे 7 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता। अगर आपसे पूछा जाए सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो फ्रेंड्स ये हुआ था 1969 में। प्रथम बार कितने? 14 बैंकों का। कितनों का? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ओके फ्रेंड्स, इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? तो फ्रेंड्स ये है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन है? आरबीआई। तीसरा की भयानक आर्थिक मंदी से उबरने के लिए किसने सुझाव दिया था? तो फ्रेंड्स एक बहुत ज्यादा प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था प्रोफेसर केन्स। प्रोफेसर केन्स द्वारा तीसरा की भयानक आर्थिक मंदी से उबरने के लिए उपाय दिए गए। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था है। तो फ्रेंड्स ये है CSO, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? फ्रेंड्स ये किया गया था 15 मार्च 1950 को। अगर फ्रेंड्स आपसे ये पूछ ले जाए कि योजना आयोग का जो गठन है ये 15 मार्च 1950 में तो किया गया था, लेकिन इसकी संकल्पना कहाँ से ली गई थी? तो फ्रेंड्स ये ली गई थी उस समय के तत्कालीन USSR, जो 1991 में टूट के रूस बन गया था। तो अगर USSR लिखा हो तो ये भी सही है, अगर रूस लिखा है तो ये भी सही है, दोनों ही ठीक है। हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो फ्रेंड्स ये आपको पत्र मुद्रा को, 10 का नोट, 20 का नोट, 100 का नोट, 50 का नोट, 500 का नोट। तो फ्रेंड्स ये जैसे हम देखते हैं नोट होता है, इसको ही पत्र मुद्रा कहते हैं, इसको ही पत्र मुद्रा कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है सहज, बिल्कुल सही। वैज्ञानिक, हाँ जी वैज्ञानिक भी है। व्यवहारिक, हाँ जी व्यवहारिक भी है। तो इसलिए गरीबी के कुछ चक्र को किसने परिभाषित किया था? तो फ्रेंड्स ये क्या था? रैगनर नेकर्स ने। किसने? रैगनर नेकर्स ने। निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है? तो फ्रेंड्स ये एटीएम, क्योंकि आपको एक एटीएम कार्ड मिलता है जो प्लास्टिक का होता है, इसलिए इसको प्लास्टिक मनी भी कहते हैं, प्लास्टिक मुद्रा भी कहते हैं एटीएम को। किसने कहा था कि कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान? ये कहा था केन्स ने, प्रोफेसर केन्स ने। इनमें से कौन एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है? फ्रेंड्स ये है मुंबई, जिसको BSE कहते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। क्या कहते हैं? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन है फ्रेंड्स ये महाजन। आपने पुरानी मूवी देखी होगी तो उसमें दिखाते हैं कि महाजन के पास सोना गिरवी रख दिया, जमीन गिरवी रख दी, तो उसमें ये दिखाते थे। फ्रेंड्स संस्थागत कौन होते हैं? संस्थागत में आते हैं जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, जैसे बैंक हो गए, ठीक, बैंक हो गए। और बैंक भी बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे SBI हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, ये सब आते हैं। ये सब किस में आते हैं? संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली श्रेणी में आते हैं। और गैर संस्थागत कौन होते हैं? महाजन हो गए, किसी पड़ोसी से ले लिया, पड़ोसी से अपने ऋण ले लिया, किसी रिश्तेदार से ले लिया। तो ये सब होते हैं जो रिश्तेदार होते हैं, ये सब क्या होते हैं? ये सब आपके होते हैं गैर संस्थागत वित्त संस्थाएं होती है। ओके फ्रेंड्स, ये कौन है? आदि है क्या? भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब लागू हुई थी? तो फ्रेंड्स ये थी 1991 में, जिसे कहा जाता है नई
उदारीकरण, या जिसको कहते हैं LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसमें ही 3 चीजें आयतें निकलेगी, जिसको क्या क्या बोलते हैं, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण। फ्रेंड्स, इस समय जो भारत के वित्त मंत्री थे, कौन वित्त मंत्री, ये थे सरदार पटेल नहीं, सरदार मनमोहन सिंह जी, ये थे वित्त मंत्री। और इन्हीं के सुझाव पर ही वैश्वीकरण किया गया था। ओके फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है कि भारत के पास मात्र 21 दिन का रिजर्व ही शेष था। अगर हम उस समय उदारीकरण की नीति की शुरुआत नहीं करते, नई आर्थिक पॉलिसी नहीं लाते, तो क्या होता, 21 दिन बाद हमारा देश दिवालिया घोषित हो जाता है। नेक्स्ट, भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली? तो फ्रेंड्स, ये मिली है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में। इसलिए बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है, सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। सिलिकॉन वैली तो अमेरिका में है, लेकिन भारत की जो सिलिकॉन सिटी है वो है बेंगलुरु। कौन है? बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC का मुख्यालय कहाँ पे? तो फ्रेंड्स, ये देहरादून में। कहाँ पे? देहरादून में। निम्न में से कौन भोज्य पदार्थों की शुद्धता की गारंटी देता है? तो फ्रेंड्स, ये देता है एगमार्क। कौन देता है? एगमार्क। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष उपभोक्ताओं के अधिकारों एवं सुरक्षा के लिए सिद्धांत निर्धारित किए हैं? तो फ्रेंड्स, ये किए थे 1985 में। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में ज्यादा चाय के बागान हैं? तो फ्रेंड्स, ये आपको देखने को मिलेंगे असम में। कहाँ पे फ्रेंड्स? असम में। आपको असम में देखने को मिलेंगे। भारत में कौन सा राज्य काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो फ्रेंड्स, ये है केरल। कौन है? केरल। भारत में बड़ी इलायची का अधिकतम उत्पादन किस राज्य में होता है? तो फ्रेंड्स, ये होता है सिक्किम में। अगर आपसे पूछे बड़ी इलायची तो सिक्किम, और छोटी इलायची पूछे तो केरल। कहाँ पे? केरल। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? फ्रेंड्स, बंद अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जहाँ पर आयात व निर्यात दोनों को ही बंद कर रखा हो, जिसमें हम कह सकते हैं जिसमें बाहरी दुनिया से व्यापारिक रूप से कोई संबंध ना हो। तो फ्रेंड्स, जहाँ पे आयात निर्यात दोनों ही बंद रहते हैं, उसको बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्या कहते हैं? बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट, भारत में अधिकतर बेरोजगारी देखी जाती है। फ्रेंड्स, ये देखी जाती है संरचनात्मक। फ्रेंड्स, ये जो संरचनात्मक बेरोजगारी ये होती है जब टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है। टेक्नोलॉजी पुरानी इन द सेंस, आप जो टेक्नोलॉजी नई आ रही है उसको आप सीख नहीं पा रहे हो। ठीक, तो इस तरीके से क्या होता है, जो बेरोजगार रह जाता है, जिनको रोजगार नहीं मिल पाता, तो उसको बोला जाता है संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कोयले की मात्रा सबसे अधिक है? तो फ्रेंड्स, ये उड़ीसा में।
भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? फ्रेंड्स, ये है उड़ीसा। उड़ीसा जो है भारत का सबसे गरीब राज्य उड़ीसा, और सबसे अमीर राज्य कौन है? यह है महाराष्ट्र। कौन है? महाराष्ट्र। भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई जाती है, देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये आपको देखने को मिलेगी कृषि क्षेत्र में। कहाँ पर? कृषि क्षेत्र में। फ्रेंड्स, कृषि क्षेत्र में होता क्या है? मानो ये है रामू, इसका खेत है, ये इसका खेत है। अब यहाँ पे इनको लगानी है क्या? धान यानी चावल। इसको चावल लगाना है, ठीक। तो ये लिया यहाँ पे, इसको पता है कि यहाँ पे जो है लगभग 5 आदमी, कितने? 5 आदमी काम करते हैं, लेकिन ये ले आया 8 आदमी, ठीक। अब इसमें जो 5 आदमी हैं इनको तो पता है हमें काम मिलेगा, लेकिन जो 8 आदमी 3 एक्स्ट्रा है, ये काम तो कर रहे हैं। जो एक्स्ट्रा 3, ये काम तो कर रहे हैं, लेकिन इनको पता है कल या परसों में नहीं बुलाया जाएगा। तो जब हम काम तो कर रहे हैं, रोजगार भी मिल रहा है, लेकिन हमें अंदर से पता हो, या फिर हमें ये एहसास रहता है कि कल कोई काम नहीं रहेगा और हमें कभी भी हटाया जा सकता है। तो ऐसी बेरोजगारी को प्रचंड बेरोजगारी, इसको डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट में कहते हैं, छुपी हुई बेरोजगारी। इसको बोलते हैं छुपी हुई बेरोजगारी। ओके फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं छुपी हुई बेरोजगारी। नेक्स्ट, किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये करते हैं हम उद्यमों का स्वामित्व। यानी ये कहना चाह रहे, जो आपका व्यापार है, जो आपकी कंपनी है, जो आपकी पार्टनरशिप है, उसके जो स्वामित्व है, उसके जो पार्टनर है वो कैसे हैं, ठीक। उसका किस तरीके का प्रचलन है, वो किस तरीके की कंपनी है, तो उसी के आधार पर ही हम यह बता सकते हैं कि वो कैसी है, निजी है या सार्वजनिक आधार पर वर्गीकरण। ऐसे वर्गीकरण किया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको माना जाता है? तो फ्रेंड्स, ये माना जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। किसको? मनमोहन सिंह जी को। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है? तो फ्रेंड्स, ये की जाती है आय विधि द्वारा और उत्पत्ति जनगणना विधि, दोनों के द्वारा। हम आय विधि के द्वारा भी करते हैं और उत्पत्ति गणना विधि के द्वारा भी। निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो फ्रेंड्स, ये गोवा की। किसकी? गोवा की। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान होता है सेवा क्षेत्र का। किसका? सेवा क्षेत्र का, सर्विस सेक्टर का होता है, ठीक। और दूसरे नंबर पर होता है, फर्स्ट पे होता है सेवा क्षेत्र, दूसरे पे होता है उद्योग क्षेत्र यानी द्वितीय सेक्टर का। और जो प्रथम सेक्टर है, जो प्राइमरी सेक्टर है, जो प्राथमिक क्षेत्र है, उसका होता है सबसे कम, ठीक। फ्रेंड्स, आपको समझाता हूँ। अगर जीडीपी, ठीक, अगर जीडीपी के आधार पर देख जाए परसेंटेज, तो सबसे ज्यादा होता है किसका? सेवा क्षेत्र का सबसे ज्यादा, और फिर उससे कम, ठीक। इसको बोल सकते हैं मध्य, ठीक। मध्य किसका होता है? ये होता है उद्योग क्षेत्र का, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? द्वितीयक क्षेत्र। और सेवा क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं तृतीयक क्षेत्र। और फ्रेंड्स, सबसे कम जो होता है परसेंटेज के आधार पे, ये होता है किसका? कृषि का। क्या होता है? सबसे कम होता है, सबसे कम होता है जीडीपी में योगदान किसका? कृषि क्षेत्र का, जो आता है प्राथमिक क्षेत्र में। फ्रेंड्स, ये तो जो था ये जीडीपी के आधार पर था, जीडीपी के आधार पर। अगर फ्रेंड्स पॉपुलेशन के आधार पर देखिए, अगर हम जनसंख्या के आधार पर देखें, तो सबसे ज्यादा किसको होता है? सबसे ज्यादा जो लोग लगे हुए हैं वो है सबसे ज्यादा ये है
ये है सबसे ज़्यादा कृषि में, किसमें, कृषि में, किसमें, कृषि में, और उससे कम, ठीक, यानी इसको बोल सकते हैं मध्य, जो मध्य में है, मतलब ना ज़्यादा है ना कम है, बीच के हैं। ये है अपने औद्योगिक क्षेत्र में, द्वितीयक क्षेत्र में। और सबसे कम, सबसे कम जनसंख्या जो है, जो लगी हुई है, वो है तृतीयक क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में। आई होप आप सबको ये बातें समझ में आई होगी। निम्नलिखित में आर्थिक विकास की बेहतर माप कौन सी है? तो फ्रेंड्स ये होती है प्रति व्यक्ति आय। अगर सभी व्यक्ति की आय बढ़ेगी, सभी व्यक्ति की आय ज़्यादा होगी, तो उसी के आधार पर ही आर्थिक विकास बेहतर होगा। क्योंकि फ्रेंड्स अगर एक व्यक्ति की आय ज़्यादा होगी, फिर दूसरे की होगी, सभी की ज़्यादा होगी, तो क्या होगा, देश का विकास होगा। क्या होगा, देश का विकास होगा। लेकिन जब जिस देश में रहने वाले व्यक्तियों की आय कम होगी, तो उससे क्या होगा, देश का विकास नहीं होगा, देश अल्प विकसित होता चला जाएगा। ओके, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये संबंधित है राष्ट्रीय आय से। मुद्रा मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने दी है? तो फ्रेंड्स ये परिभाषा दी है क्रोमर ने, क्रोमर ने, क्रोमर ने, किसने, क्रोमर। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद को सर्वाधिक योगदान देते हैं? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमने पहले ही पढ़ा था, जब मैंने आपको बताया तृतीयक क्षेत्र, जिसमें आता है सेवा, जिसमें आता है सेवा, सेवा, जिसको सेवा क्षेत्र भी कह देते हैं, ठीक, क्या कह देते हैं, सेवा क्षेत्र भी कह देते हैं। भारत के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था दादाभाई नौरोजी ने। दादाभाई नौरोजी जो है, इन्होंने ही सर्वप्रथम भारतीय लोगों के लिए राष्ट्रीय आय का आंकलन किया था, और इन्होंने ही बताया था किस तरीके से अंग्रेज भारत से भारत की संपत्ति आदि को ले जा रहे। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है मुद्रास्फीति। फ्रेंड्स मुद्रास्फीति में होता क्या है, इसमें होता क्या है, जो वस्तु होती है, वस्तु होती है, उसका मूल्य जो होता है वो बढ़ता जाता है, ठीक, और जो मुद्रा होती है उसका मूल्य कम हो जाता है, ठीक। और फिर क्या होता है, मांग, जो मांग होती है वस्तु की, वो लगातार बढ़ती जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में मुद्रास्फीति हो जाती है, जिसको बोलते हैं इन्फ्लेशन, जिसको आम बोलचाल की भाषा में महंगाई भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, महंगाई। महंगाई जब होती है जब काफ़ी समय तक ऐसा रहे, ये कंडीशन बने रहे कुछ समय तक, तो उसको महंगाई कह देते हैं। ओके फ्रेंड्स, ऐसा होता है। मंदी क्या होती है, मंदी में फ्रेंड्स उसको उल्टा हो जाता है। इसमें क्या होता है, वस्तु का जो मूल्य होता है वो गिर जाता है, और मुद्रा जो होता है, मुद्रा का मूल्य ज़्यादा हो जाता है, ठीक, और मांग जो होती है, मांग भी कम रहती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, मंदी आ जाती है। ओके फ्रेंड्स, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है। इसको कहते हैं विमुद्रीकरण, जिसको कहा जाता है एक तरीके से नोट बंदी। मोदी सरकार में भी एक बार हुआ ऐसा, मोदी सरकार ने भी एक बार किया है नोटबंदी, ठीक फ्रेंड्स। जब हुआ क्या था, 500 और 1000 की नोट बंद कर दिए थे, 500 और 1000 की नोट बंद कर दिए थे। इसमें होता क्या है कि बड़ी जो मुद्रा होती है उसको बंद कर दिया जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि इससे देश की अर्थव्यवस्था सुधरती है, और काला धन जो होता है वो निष्क्रिय हो जाता है। क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है? तो हार्ड करेंसी होती है विकसित देशों की, जैसे अमेरिका का डॉलर है, ठीक, यूके का क्या है, यूके का है यूरो, यूरो है। तो फ्रेंड्स इस तरह की जो मुद्रा होती है उसको
हार्ड करेंसी बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? फ्रेंड देखते क्या है, ब्याज दर में कमी। अगर फ्रेंड्स एक चीज बताइए, अगर आज ब्याज दर 10% है, ठीक, कितनी है 10%, लेकिन कल अगर आप 3% कर दो तो क्या होगा, 7% तो कम हो गई। तो लोगों के पास क्या होगा, पैसा कम होगा या ज़्यादा? ज़्यादा होगा, क्योंकि अब लोग ज़्यादा लोन लेंगे। अगर ज़्यादा लोन लेंगे तो क्या होगा, मार्केट में ज़्यादा पैसा होगा, और ज़्यादा पैसा होगा तो क्या होगा, इससे मुद्रास्फीति आ जाएगी। तो फ्रेंड्स ये कह रहा है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रण करना है। तो इस तरीके से तो नियंत्रण नहीं कर सकते। मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण करके, बिल्कुल सही। वस्तुओं की राशनिंग करके, ये भी जी। मांग पर नियंत्रण करके, बिल्कुल सही। ये सब तरीके करके ही हम मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, मुद्रास्फीति से लाभान्वित होते हैं। मुद्रास्फीति से किसको फायदा होता है? फ्रेंड्स यहाँ पे ऋणी को होता है। अब एक चीज बताइए, जब मुद्रास्फीति नहीं थी तो 10,000 रुपये थे, तो उसकी वैल्यू क्या थी, 10,000 रुपये थी मुद्रास्फीति से पहले। फ्रेंड्स लेकिन आज मुद्रास्फीति हो जाती है और मानो ये 20% बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है, 20%। तो फ्रेंड्स इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, इसकी वैल्यू तो 8,000 रहेगी जो 10,000 थे। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ऋणी है उसको तो यहाँ पे फायदा हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, और जो हमारा कौन था, जो ऋणदाता था, उसको क्या होगा, उसको नुकसान हो जाएगा, उसको लॉस हो जाएगा। तो इस तरीके से ये होता है। ओके फ्रेंड्स, गिल्ट एल्ट बाजार किससे संबंधित है? फ्रेंड्स ये है सोना चांदी से। किससे? सोना चांदी। भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन करने वाली बॉडी कौन सी है? तो फ्रेंड्स ये सेबी। क्या है? सेबी। फ्रेंड्स सेबी की जो स्थापना है ये 1998 में हुई थी, और 1992 से इसने कार्य करना शुरू कर दिया गया था। इसको नेशनलाइज कर दिया गया था, इसको रेगुलेट करने का अधिकार दिया गया था। ओके फ्रेंड्स, भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये है यूटीआई। फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? तो फ्रेंड्स ये है संयुक्त राज्य अमेरिका का। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? तो फ्रेंड्स ये की गई थी 1956 में। फ्रेंड्स बीमा क्षेत्र में जीवन बीमा निगम सबसे बड़ी कंपनी है। ओके फ्रेंड्स, और ये एक सरकारी कंपनी है। निफ्टी निम्नलिखित में से किस शेयर बाजार का मूल्य सूचकांक है? तो फ्रेंड्स ये है NSE का। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संतुष्टि किस समिति के द्वारा की गई थी? फ्रेंड्स ये की गई थी फेरवानी समिति द्वारा। कौन सी समिति द्वारा? फेरवानी समिति द्वारा। प्रथम क्षेत्र ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना की गई थी 1975 में, जिसको RRB कहते हैं। निम्नलिखित में से किसको वास्तविक मजदूरी का प्रमुख निर्धारित माना जाता है? तो फ्रेंड्स ये माना जाता है मुद्रा की क्रय शक्ति को। मुद्रा की क्रय शक्ति को। सरकार अर्थोपाय ऋण किससे लेती है? फ्रेंड्स ये लेती है किससे? RBI से। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था ऊपर कि RBI जो है केंद्र सरकार का बैंक है, तो इसलिए बताया था जब केंद्र सरकार को लोन की आवश्यकता होती है तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ऋण लेती है। जो वस्तुएं दुर्लभ हो और उनकी आपूर्ति सीमित हो उन्हें क्या कहते हैं? उनको कहते हैं आर्थिक वस्तुएं। क्या कहते हैं? आर्थिक वस्तुएं। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच जो संबंध होता है उसको कहते हैं प्रतिलोम, अपोजिट। फ्रेंड्स जो मुद्रा का मूल्य होता है और कीमत जो होती है दोनों में अपोजिट संबंध होता है। अगर मुद्रा का मूल्य बढ़ेगा, अगर मुद्रा का मूल्य बढ़ेगा तो क्या होगा? जो कीमत स्तर है, ठीक,
जो कीमत स्तर है वो कम हो जाएगा। ठीक, ओके, कीमत स्तर कम हो जाएगा, कीमत स्तर बढ़ेगा तो मूल्य की वैल्यू कम हो जाएगी। इस तरीके से होता है, प्रतिलोम, अपोजिट। ओके फ्रेंड्स, किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना की गई? ये की गई है 1982 में। फ्रेंड्स, जो नाबार्ड है ये कृषि क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक या संस्था है। ये कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी बैंक या संस्था है। औद्योगिक एवं वित्तीय विनियमन बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो फ्रेंड्स, ये की गई थी 1992 में। फ्रेंड्स, ये जो बोर्ड है ये संपूर्ण व्यवसाय उद्योग पर नियंत्रण रखता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर एवं लघु उद्योग आवश्यक है? फ्रेंड्स, यह है रोजगार सृजन के उद्देश्य से, क्योंकि कुटीर एवं लघु उद्योग हो गए तो लोगों को ज़्यादा रोजगार मिलेगा, ज़्यादा लोग काम करेंगे। जब ज़्यादा लोग काम करेंगे तो ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, इन्वॉल्वेशन ज़्यादा रहेगी तो ज़्यादा लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलेगा। अर्थतंत्र में ज्ञान, तकनीकी कुशलता, शिक्षा आदि को क्या माना जाता है? फ्रेंड्स, ये माना जाता है मानव पूंजी, इसको बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। फ्रेंड्स, आज के टाइम में प्रत्येक विकसित देश ह्यूमन कैपिटल के पीछे इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल एक ऐसी चीज है, अगर वो आपके पास रहेगी तो आपका देश तरक्की करेगा और वो विकसित होता रहेगा। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? तो फ्रेंड्स, ये किया गया था ग्रेट ब्रिटेन की सहायता से। कभी कभी इसकी जगह इंग्लैंड भी आ जाता लिखा हुआ, तो फ्रेंड्स इंग्लैंड भी ठीक रहेगा। नेक्स्ट, बोकारो स्टील प्लांट किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? तो फ्रेंड्स, ये किया गया था रूस की सहायता से। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था उद्योगों को दीर्घकालीन वित्त उपलब्ध कराती है? तो फ्रेंड्स, ये कह रहा है ऐसी कौन सी संस्था है इनमें से जो दी गई है कि जो व्यवसाय उद्योगों को लोन प्रोवाइड कराती है? तो फ्रेंड्स, सभी कराती है, LIC भी कराती है, GIC भी कराती है और UTI भी कराती है। फ्रेंड्स, LIC जो है बीमा क्षेत्र की सबसे बड़ी निगम है, बीमा क्षेत्र की सबसे बड़ी संस्था। ओके फ्रेंड्स, जो UTI है ये म्यूचुअल फंड है, एक म्यूचुअल फंड है। ओके फ्रेंड्स, ये सब चीज। वह कौन सा बैंक है जिससे कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए गए? तो फ्रेंड्स, ये है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, RRB। स्टेगफ्लेशन संबंधित है। तो फ्रेंड्स, स्टेगफ्लेशन एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर मुद्रास्फीति के साथ साथ मुद्रास्फीति भी देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, हम कह सकते हैं कि मुद्रास्फीति के साथ जब मुद्रास्फीति हो, यानी इन्फ्लेशन के साथ डिफ्लेशन भी हो, तो ऐसी कंडीशन को स्टेगफ्लेशन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन बी
गतिरोध और मुद्रास्फीति की। नेक्स्ट, किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है? तो फ्रेंड्स ये अभ्रक। वह कौन सा वित्तीय वर्ष है जिसमें सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश आरंभ हुआ? तो फ्रेंड्स ये हुआ था 1991-92 में, जब उदारीकरण का दौर शुरू हुआ था भारत में। भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग है तो फ्रेंड्स ये है सूती वस्त्र उद्योग। भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो फ्रेंड्स भारत का सबसे बड़ा उद्योग है कपड़ा उद्योग। हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम किस फसल में देखने को मिलता है? तो फ्रेंड्स ये देखने को मिलता है दलहन फसल में। कौन सी फसल में? दलहन फसल में। और सबसे ज्यादा जो इसका सफलतापूर्वक परिणाम देखने को मिला है, तो फ्रेंड्स ये देखने को मिला है आपको गेहूं, चावल आदि में। और ये भी कहाँ पे? नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में भी कहाँ? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में यहाँ पे हरित क्रांति का सर्वाधिक सफलतापूर्वक परिणाम देखने को मिलता है। प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? तो फ्रेंड्स ये की गई थी 1970 में। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये है हथकरघा उद्योग। हथकरघा उद्योग ऐसा उद्योग होता है जहाँ पर उद्योग जो किया जाता है वो हाथों से किया जाता है, हाथों से चीजें बनाई जाती है। ओके फ्रेंड्स, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ था? फ्रेंड्स ये हुआ था 1970 में। और ये संबंधित है किससे? दूध से। ये दूध से संबंधित है। और दूध से संबंधित जो क्रांति होती है उसको कहते हैं श्वेत क्रांति। कौन कहते हैं? श्वेत क्रांति। और इसको दूध क्रांति को किसने चलाया था? श्वेत क्रांति को किसने चलाया था? बर्गिन कुरेशिन। हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन थे? तो फ्रेंड्स ये थे विलियम गॉड। कौन? विलियम गॉड। और फ्रेंड्स सब प्रथम चलाई किसने थी? ये चलाई थी नॉर्मन बोरलॉग ने। कहाँ पे? मैक्सिको में। कहाँ पे? मैक्सिको में। कहाँ पे फ्रेंड्स? मैक्सिको में चलाई थी। ओके, किसने चलाई थी? नॉर्मन बोरलॉग ने। और ये वर्गीज कुरियन कौन थे? फ्रेंड्स ये श्वेत क्रांति के जनक। ये श्वेत क्रांति के जनक थे। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकेडमी कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ये है हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में। भारत ने किसके उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है? तो फ्रेंड्स ये कर लिया खाद्यान्न फसलों में। नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो फ्रेंड्स ये मत्स्य पालन से। अगर फ्रेंड्स इसको याद करा जाए तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स एक चीज बताइए, जो समुद्र है, ये जल है, वो कैसा देखने को मिलता है? वो नीले कलर का देखने को मिलता है। तो उसका कलर कैसा होता है? नीला। और फ्रेंड्स एक चीज बताइए, समुद्र का रंग कैसा होता है? नीला। और मछली कहाँ मिलती है? जो मत्स्य पालन, या हमें मछली कहाँ पे देखने को मिलती है? तो मछली भी हमें समुद्र में देखने को मिलती है। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि नीला रंग समुद्र का होता है और मछली कहाँ देखने को मिलती है? समुद्र में। तो इस तरीके से हम इसको याद। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू करी गई थी? तो फ्रेंड्स ये शुरू करी गई थी 1998 में। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका मुख्यालय रोम में स्थित है। निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व प्राप्त होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है निगम कर से। किससे? निगम कर से।
और ये एक तरीके का कैसा कर है, प्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है, प्रत्यक्ष कर, जिसको कॉरपोरेट टैक्स भी बोलते हैं। केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी जो मद होती है वो होती है केंद्रीय आयोजना। जो केंद्र सरकार द्वारा जो योजनाएं चली जाती है उसके व्यय की सबसे बड़ी मदें होती है केंद्र सरकार के केंद्रीय बजट में। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? फ्रेंड्स, ये कृषि आयकर, क्योंकि अभी तक भी कृषि पर टैक्स नहीं लगता है। तो केंद्र सरकार जो है, कौन सी सरकार? केंद्र सरकार ने तो टैक्स लेने के लिए मना कर रखा है, तो उन्होंने राज्य सरकार से बोल रखा है, किससे? राज्य सरकार से, कि अगर आप चाहो तो किसानों से कृषि आय पर टैक्स यानी कर ले सकते हो। ये कहा है केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से। उत्पादक शुल्क, इसको कहते हैं एक्साइज ड्यूटी। ये अब खत्म कर दिया गया, ये जीएसटी में आ चुका है। ओके फ्रेंड्स, आयकर, इसको इनकम टैक्स बोलते हैं। इनकम टैक्स जो एक तरह का डायरेक्ट टैक्स है। कैसा? डायरेक्ट। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्ति के बीच जो अंतर होता है उसको बजटीय घाटा बोलते हैं। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान होता है? तो फ्रेंड्स, ये होता है राजकोषीय घाटे का, जिसको फिस्कल डेफिसिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिस्कल डेफिसिट। क्या बोलते हैं? फिस्कल डेफिसिट। इसको फिस्कल डेफिसिट भी बोलते हैं। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स, ये थे केसी नियोगी। फ्रेंड्स, वित्त आयोग जो है हमारे संविधान के आर्टिकल 280 में है, जिसका कार्य होता है राज्य सरकार व केंद्र सरकार में करों व वित्त का बंटवारा कराना। क्या कार्य होते हैं? केंद्र व राज्य में करों व वित्त का बंटवारा करवाना। संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स, इसका संबंध है उत्पाद शुल्क से। और उत्पाद शुल्क जो है पहले क्या था? इनडायरेक्ट टैक्स था। फ्रेंड्स, इनडायरेक्ट टैक्स ऐसे होते हैं जिसको हम हस्तांतर नहीं कर सकते, यानी हम कह सकते हैं, अर्थात जिस व्यक्ति पर लगता है वही उसको पे करता है। ओके फ्रेंड्स, ये होता है। गैर योजना खर्च का सबसे महत्वपूर्ण मद कौन सा है? तो फ्रेंड्स, ये ब्याज भुगतान वो होता है जब हम विदेशों से वर्ल्ड बैंक से, IMF से आदि संस्थाओं द्वारा लोन लेते हैं और जब उसको देना होता है तो वो क्या होता है? ब्याज भुगतान। इस तरह के जो ब्याज होता है उस पे जो लगता है, ठीक, उस पे जो हमारे पैसे जाते हैं उसको गैर योजनागत खर्च कहा जाता है। भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर ये की जाती है? तो फ्रेंड्स, ये की जाती है पेट्रोलियम पदार्थ पे, क्योंकि हमारे देश में पेट्रोलियम
पदार्थ जो है नाम मात्र के ही होते हैं, तो हमें क्या होता है, विदेशियों से मंगाने होते हैं, जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन है ओपेक। क्या ओपेक, इससे मंगाते हैं। ऐसे भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किससे होता है, तो ये होता है संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, ये किया गया था 1950 में। भुगतान संतुलन में निहित होते हैं, तो फ्रेंड्स इसमें होते हैं अदृश्य व्यापार, दृश्य व्यापार और ऋण, इन सभी को इसमें सम्मिलित किया जाता है। पहले बैलेंस, इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। किस वर्ष में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम प्रभावी हुआ, तो फ्रेंड्स ये हुआ था 2003। नरसिंहम रिपोर्ट का संबंध किसके पुनर्गठन से है, तो फ्रेंड्स इसका संबंध है बैंकिंग संस्थान से। किससे, बैंकिंग। नरसिंहम रिपोर्ट का संबंध किसके पुनर्गठन से है, तो फ्रेंड्स इसका संबंध है बैंकिंग संस्थान से। कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया था, तो फ्रेंड्स ये किया गया था राजा चलैया को। किसको, राजा चलैया को। किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संतुष्टि की थी, तो फ्रेंड्स ये की थी राज समिति ने। किसने की थी, राज समिति ने। फ्रेंड्स वर्तमान में कृषि जो होती है उस पर टैक्स नहीं लिया जाता। कृषि पर टैक्स जो है वो नहीं लगता। जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उस पे किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता। टैक्स कौन सा, इनकम टैक्स। ओके। देश में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में देखने को मिलती है, तो फ्रेंड्स ये देखने को मिलती है महाराष्ट्र में। अगर फ्रेंड्स कोई आपसे पूछे कि चीनी का प्रथम उत्पादक राज्य कौन सा है, तो फ्रेंड्स इसमें आता है उत्तर प्रदेश। हम कह सकते हैं उत्पादन करने में जो प्रथम स्थान है वो है उत्तर प्रदेश का। लेकिन जो चीनी की मिल है सर्वाधिक वो है महाराष्ट्र में, क्योंकि यहाँ पे मिलों तक पहुंच बहुत आसानी से हो जाती है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? मौसमी बेरोजगारी ऐसी बेरोजगारी होती है जब किसी मौसम में आपके पास रोजगार न रहे तो उसको मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। अदृश्य बेरोजगारी, ऐसी बेरोजगारी को छुपी हुई बेरोजगारी कहते हैं जिसमें आप रोजगार तो होता है लेकिन पता नहीं कब तक रहेगा और हो सकता है आप कल ना जा पाओ, तो ऐसी बेरोजगारी को अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है। चक्रीय बेरोजगारी, फ्रेंड्स ऐसी बेरोजगारी होती है जब आप कहीं काम करते हैं और वहाँ से पलायन किसी दूसरी जगह करते हैं, यानी आप ए बिंदु पर काम करते थे और यहाँ से बी बिंदु पर जाते हो, तो इसके बीच जो समय होता है जब आप के पास कोई रोजगार नहीं होता उसको ही चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स। ऑप्शन में ग्रामीण अल्प रोजगार। फ्रेंड्स गांव में क्या होता है कुछ समय के लिए आपको रोजगार मिलता है और कुछ समय को नहीं मिलता, तो ये भी देखी जाती है। तीसरी होती है संरचनात्मक बेरोजगारी। फ्रेंड्स ये बेरोजगारी ऐसी होती है जहाँ पे क्या होता है संरचनात्मक परिवर्तन आने के बाद आप उस कार्य को करने लायक नहीं रहते जिस तरीके का बदलाव आया है, तो इसी को ही संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का बिजली का उत्पादन किया जाता है? तो फ्रेंड्स भारत में तापीय बिजली का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है। संरचनात्मक बेरोजगारी का क्या कारण है? तो फ्रेंड्स इसका सबसे बड़ा कारण है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। ओके। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप नहीं देखने को मिलता, तो फ्रेंड्स भारत में जो है खुली
खुली बेरोजगारी आपको देखने को नहीं मिलती है। वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? तो फ्रेंड्स ये बनी गई शिक्षित बेरोजगारी, क्योंकि फ्रेंड्स आजकल ज़्यादातर लोग सब पढ़े लिखे हैं लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल रहा। रोजगार कैसे नहीं मिल रहा? जिस आधार पर उनकी शिक्षा है उसके आधार पर उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। ओके फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं होता? तो फ्रेंड जीवन प्रत्याशा बिल्कुल होती है, प्रौढ़ साक्षरता ये भी होती है, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय ये तीनों तो शामिल होता है, लेकिन सामाजिक असमानता को शामिल नहीं किया जाता। किसको शामिल नहीं किया जाता? सामाजिक असमानता को। निम्नलिखित में कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? तो फ्रेंड्स ये है अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। अगर हम अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करते हैं तो इससे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता जितना इफेक्ट पड़ता है भूमि सुधार से। जब आप भूमि सुधार करते हो तो जिन लोगों के पास भूमि नहीं होती उनको भी बांट देते हो करारोपण द्वारा। फ्रेंड्स करारोपण द्वारा क्या होता है, हम जब कर लेते हैं तो सरकार का पैसा आता है और सरकार क्या है उससे नई नई स्कीम चलाती है। फिर फ्रेंड्स होता है न्यूनतम आवश्यकता कार्य का नाम। अब जिस व्यक्ति को जितनी आवश्यकता होती है उसके हिसाब से उसको सरकार देती है, तो इस कार्यक्रम द्वारा भी हम असमानता को घटा सकते हैं। तो फ्रेंड्स किसके कारण घटा सकते हैं? अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करके। योजना आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? तो फ्रेंड्स ये करता है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, जो अब केंद्रीय सांख्यिकी संगठन हो चुका है, CSO बन चुका है। ओके फ्रेंड, इसके द्वारा राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? तो फ्रेंड्स ये करता है डीटी लकड़वाला। किसकी? डीटी लकड़वाला। भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है? तो फ्रेंड्स ये करते हैं CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। मुद्रास्फीति में क्या होता है? उसमें बाजार की वस्तुएं महंगी हो जाती है। जो बाजार की वस्तु होती है वो महंगी हो जाती है। अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी की स्थिति भी दिखाई देती है, तो ऐसी स्थिति को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन में क्या होता है? इसमें होता है इन्फ्लेशन विद डिफ्लेशन, जब दोनों साथ साथ हो उसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन का आपको पता है? जब महंगाई हो जाए। ओके फ्रेंड्स, अवमूल्यन के उद्देश्य से की ओर संकेत करते हैं। तो फ्रेंड्स जब अवमूल्यन करते हैं मुद्रा का तो इससे क्या होता है? निर्यात को प्रोत्साहन मिलता है। जब हम अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करते हैं मीन्स अपनी मुद्रा का मूल्य कम करना वैश्विक मुद्रा के आधार पर, ठीक, जब हम अपनी मुद्रा का मूल्य कम करते हैं वैश्विक मुद्रा के आधार पर, उसे ही मुद्रास्फीति को स्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? तो इसको कर सकते हैं मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण करके। जो मुद्रा आपूर्ति हो रही, जो मुद्रा का फ्लो हो रहा है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और ये काम कौन करता है? ये काम करता है RBI। कौन करता है? RBI। और वो कैसे करते हैं? अपनी मौद्रिक नीति के द्वारा। किसके द्वारा? मौद्रिक नीति के द्वारा। मुद्रास्फीति को इनमें से किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो फ्रेंड्स
बचत का बजट प्रत्यक्ष करके बिल्कुल सही। सरकारी व्यय में कटौती करके बिल्कुल सही। कराधान में वृद्धि करके हाँ जी। तो चारों तरीके से हम रोक सकते हैं मुद्रास्फीति को। भारत का सबसे बड़ा बैंक है तो यह है भारतीय रिजर्व बैंक। कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक। भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में निम्नलिखित में कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक है? तो फ्रेंड्स ये है अवमूलन, मुद्रा का अवमूलन, मुद्रा का अवमूलन। इससे क्या होता है? इससे होता है व्यापार, इससे होता है व्यापार में निर्यात बढ़ जाता है। निर्यात क्या होता है? बढ़ जाता है। कौन मुद्रा आपूर्ति पर नियंत्रण नहीं करता? तो फ्रेंड्स ये नहीं करता है फ्रेंड्स, ये होता है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स ये होता है मुक्त व्यापार नीति, जिसको बोलते हैं ओपन मार्केट पॉलिसी। फ्रेंड्स इसमें जो गवर्नमेंट होती है, आरबीआई होता है, वो सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है। किसका क्रय विक्रय करता है? प्रतिभूतियों का क्या होता है? क्रय विक्रय। फ्रेंड्स अगर क्रय करते हैं तो क्या होता है? अगर आप कुछ चीज़ खरीदते हो तो क्या होता है? आपके पास से पैसा जाता है। यहाँ पे क्या होता है? पैसा जाता है। अगर बेचते हैं तो क्या होता है? पैसा आता है, पैसा आता है। तो फ्रेंड जब आपका पैसा जाएगा तो क्या होगा? जब पैसा जाएगा तो मार्केट में पहुंचता है पैसा, ठीक, पैसा मार्केट में पहुंचता है। तो इससे क्या होता है? इससे क्या होता है? इससे जो इन्फ्लेशन है वो और बढ़ जाती है। और जब आप कुछ चीज बेचते हो तो क्या होता है? इससे पैसा आपके पास आ जाता है। जब पैसा आ जाता है तो मार्केट में क्या होता है? पैसा कम हो जाता है, जिससे क्या होता है? मुद्रा आपूर्ति नियंत्रित हो जाती है। इसलिए ओके फ्रेंड्स, बैंक दर वो दर होती है जिस पर कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं, ऋण लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो फ्रेंड्स ये की गई थी 24 जुलाई 1991 को। कब की गई थी? 24 जुलाई 1991 को। भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो फ्रेंड्स ये अपनाई जाती है न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। फ्रेंड्स इसके तहत क्या होता है कि 200 करोड़ का रिजर्व रखना पड़ता है, जिसमें से 115 और 85, ठीक, ये दोनों क्या क्या होती है? जाती है, ये रखी जाती है सोना और विदेशी प्रतिभूतियों में। ओके फ्रेंड्स ये होता है। राष्ट्रीय आवास बैंक किसका नियंत्रण उपक्रम है? तो फ्रेंड्स ये है आरबीआई का। किसका? आरबीआई का। फ्रेंड्स भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी। फ्रेंड्स एलआईसी जो है इंश्योरेंस में गवर्नमेंट की सबसे बड़ी कंपनी है, या निगम है कह सकते हैं। और नाबार्ड जो है ये ग्रामीण क्षेत्र में लोन देने वाला सबसे बड़ा बैंक है। हम कह सकते हैं ग्रामीण संस्थान की सबसे बड़ी संस्था है ये। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी और किसकी सिफारिश पर? तो फ्रेंड्स ये थी शिवरामन समिति। जो शिवरामन समिति थी उसकी सिफारिश पर ही नाबार्ड की स्थापना की गई थी। किसकी गई थी? नाबार्ड। किसकी? नाबार्ड की। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो 1955 में बना था। कब बना था? 1955 में। पंजाब नेशनल बैंक ये फ्रेंड्स भारत का प्रथम बैंक है। कौन सा? भारत का प्रथम बैंक। ओके फ्रेंड्स ये है।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो फ्रेंड्स ये की गई थी 1988 को। 1988 को किसकी? सेबी की। इसको बोलते हैं सेबी। ओके फ्रेंड्स, क्या बोलते हैं? सेबी, जो स्टॉक एक्सचेंज में सबसे बड़ी संस्थान है। निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध भारत की कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकता तक सीमित है? तो फ्रेंड्स ये है किसकी? नाबार्ड की। किसके फ्रेंड? नाबार्ड की। ओके फ्रेंड्स, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स इसका मुख्यालय है लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ, जो पड़ता है उत्तर प्रदेश में। यदि धन बहुत अधिक हो और माल अथवा वस्तु बहुत कम हो तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? फ्रेंड्स इसको बोलते हैं मुद्रास्फीति। इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने आपको पहले समझाया था, जो मनी होती है, मनी का जो फ्लो होता है, मनी का क्या होता है? फ्लो, ये अधिक होता है, ठीक। और वस्तु जो हमारे पास गुड्स है, और इसकी सप्लाई जो होती है, गुड्स की सप्लाई होती है, ठीक, इसकी सप्लाई कम होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में महंगाई होती है, इन्फ्लेशन होती है। भारतीय रिजर्व बैंक की खुला बाजार कार्यवाही का अर्थ है क्रय और विक्रय। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करते हैं? सरकारी जो बॉन्ड होते हैं, सरकारी प्रतिभूतियां जो होती है, उनका क्रय विक्रय करते हैं, और इसी के माध्यम से ही मौद्रिक, जो हमारी मौद्रिक नीति होती है, उस पर नियंत्रण रखते हैं। क्या करते हैं? नियंत्रण करते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्या करते हैं? नियंत्रण करते हैं। मुद्रा के अवमूल्यन के फलस्वरूप क्या होता है? तो फ्रेंड्स ये कह रहा है कि जब हमारी मुद्रा होती है, उसकी वैल्यू, उसके प्राइस की वैल्यू जब कम कर देते हैं तो क्या होता है? तो फ्रेंड्स क्या होता है? व्यापार जो होता है, व्यापार का प्रसार होता है। कौन सा व्यापार? निर्यात, ठीक है फ्रेंड्स। निर्यात जो है उसका प्रोत्साहन होता है, बिल्कुल सही। जो आयात होता है वो कम हो जाता है, बिल्कुल सही है। ओके, और आयात व्यापार का संकुचन, ये कह रहा आयात व्यापार जब इंपोर्ट करते थे, ठीक, वो थोड़ा कम हो जाता है। हाँ, जो तीनों चीज होती है, तो तीनों इस हिसाब से ऑप्शन डी सभी ठीक है इसका आंसर। भारत का सर्वाधिक अवरक उत्पादक राज्य है? तो फ्रेंड्स ये है झारखंड। कौन है? झारखंड। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सर्जन पर क्या प्रभाव पड़ता है? वृद्धि होती है। इससे क्या होता है? साख सर्जन में वृद्धि हो जाती है। ओके फ्रेंड्स इसको बोलते हैं CRR, और एक होती है SLR, एक होती है बैंक रेट। ओके फ्रेंड्स, ये तीनों क्या होती है आपको समझाता हूँ। ये काम कब आती है? ये आती है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है। क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है फ्रेंड्स। हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है, उसमें उपयोग की जाती है इसके द्वारा, RBI के द्वारा। यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि RBI जो हमारी इन्फ्लेशन होती है, डिफ्लेशन होती है, उसको कंट्रोल करता है। किससे कंट्रोल करता है? CRR के माध्यम से, SLR के माध्यम से, और बैंक रेट के माध्यम से। फ्रेंड्स आपको समझाता हूँ। जो CLR होता है, जो SLR होता है फ्रेंड्स, ये SLR एक ऐसा कोर्स होता है। कौन सा कोर्स होता है? ये एक ऐसा कोर्स होता है जो बैंक के पास होता है। कौन सा? कॉमर्शियल बैंक। जो कॉमर्शियल बैंक अपने पास रखता है, जिसके माध्यम से वो लोगों को लोन देता है। क्या देता है? लोन देता है, ठीक। कोई अगर पैसे निकालना आता है, जिसके पैसे जमा होती है बैंक में, तो उसको क्या करता है? उसको विड्रॉ कराता है, ठीक। ओके, उसको विड्रॉ कराता है, ये कराता है, ठीक। ओके फ्रेंड्स, अब सोचिए अगर कॉमर्शियल बैंक के पास, जो वाणिज्यिक बैंक है, उसके पास ज़्यादा पैसे होगा तो वो क्या होगा? लोन ज़्यादा देगा। अगर लोन ज़्यादा देगा तो क्या होगा? लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा।
अगर लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगा, मार्केट में पैसा ज़्यादा होगा तो महंगाई बढ़ जाएगी। जो चीज़ आज महंगी है, सपोज करो आज 100 रुपये का मान लो 1 किलो सेब मिलते हैं, 1 kg सेब मिलते हैं, ठीक। और अमो के पास सिर्फ 50 रुपये है, ऐसे मानो 50 रुपये उसके पास, ठीक। अगर वो लोन लेता है उसके पास 5,000 रुपये हो जाते हैं, कितने, 5,000, तो क्या वो एप्पल ले नहीं पाएगा, बिल्कुल ले लेगा। 100 के बाद 200 रुपये किलो भी ले लेगा। तो देख रहा है इस तरीके से क्या होता है, महंगाई बढ़ जाती है, ऐसा होता है। और फ्रेंड्स ये होता है CRR, जिसको बोलते हैं नगद कोष अनुपात। फ्रेंड्स एक ऐसा अनुपात होता है, एक ऐसा कोष होता है जो RBI खुद रखता है, जो RBI खुद रखता है। आपको समझाता हूँ, मानो एक मिनट फ्रेंड्स, आपको समझाता हूँ, रुको। फ्रेंड्स जो आपका ये है CRR, इसका जो कोष होता है, कोष का कुछ प्रतिशत वो रहता है किसके पास, RBI के पास। RBI के पास क्यों रहता है, क्योंकि कल को अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि जो कमर्शियल बैंक है उसके पास पैसा जो होता है, पैसा कम हो जाए या समाप्त हो जाए, तो RBI क्या करता है, वो उसको दे देता है। जिससे क्या होता है, जिससे बैंक जो होता है वो दिवालिया नहीं होता है। क्या नहीं होता, वो दिवालिया नहीं होता है। इसलिए RBI द्वारा, जो हमारा सेंट्रल बैंक है, RBI द्वारा इसको रख लिया जाता है, किसको, CRR को। ओके फ्रेंड्स, ये होता है। आई होप आप समझ चुके होंगे मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। तो इसलिए क्या होता है, इसमें वृद्धि हो जाती है, ठीक। अगर ये कम कर दिया, अगर CRR कम कर दिया, अगर ये कम करेंगे तो क्या होगा, जो कमर्शियल बैंक है उसके पास ज़्यादा पैसा होगा, और ज़्यादा पैसा होगा तो वो क्या, पब्लिक में ज़्यादा पैसा प्रोवाइड करेगा। अगर पब्लिक में ज़्यादा पैसा होगा तो इससे क्या होगा, इससे इन्फ्लेशन हो जाएगी, इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन हो जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, भारत में हीरे की खानें कहाँ पे मिलती है, तो फ्रेंड्स ये मिलती है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में क्या मिलता है, हीरे की खान। किसकी, हीरे की। जो हीरो होता है ये मध्य प्रदेश में, और झारखंड में ज़्यादा क्या मिलता है, अवरक। ये मैक्सिमम लेवल पर मिलता है, यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। ओके फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में क्या होता है, गन्ना, गेहूँ और आलू। ये उत्तर प्रदेश में प्रथम नंबर पे, उत्तर प्रदेश इन तीनों में, गन्ने में, गेहूं में और आलू में। संवैधानिक स्थिति के अनुसार खनिजों पर किसका नियंत्रण होता है, तो फ्रेंड्स ये होता है राज्य सरकार का। किसका, राज्य सरकार का। कोलार स्वर्ण खादान किस राज्य में स्थित है, तो फ्रेंड्स ये कर्नाटक में। किसमें, कर्नाटक। मध्य प्रदेश में नैपानगर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो फ्रेंड्स ये प्रसिद्ध है अखबारी उद्योग के लिए। किसके लिए, अखबारी उद्योग के लिए। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब की गई, तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना की गई थी 1974 में। निम्न में से लघु उद्योग की क्या क्या समस्या है। पहला, पूंजी का अभाव, यहाँ पे जो पैसा होता है कम होता है लोगों के पास। दूसरा, कच्चे माल का अभाव। तीसरा, जानकारी का अभाव, इनके पास नॉलेज नहीं होती है, इंफॉर्मेशन नहीं होती है, तो इसलिए ये सब चीज़ें। तो इस तरीके से यहाँ पर चारों चीज़ों का अभाव होता है, देखने को मिलता है यहाँ पे। देश में दूध उत्पादन में वृद्धि लाने के उद्देश्य से सघन पशु विकास कार्यक्रम, जिसको बोलते हैं ICDP, कब चला गया, तो फ्रेंड्स ये चला गया था 1964 और 65 में। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन को बढ़ावा देना है। फ्रेंड्स जो आपने सुना होगा MNC कंपनी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं मल्टी नेशनल कंपनी। तो फ्रेंड्स ये कंपनी ऐसी होती है जो एक देश से अधिक देशों में कार्य करती है। और फ्रेंड देखते हैं कि इनको बढ़ावा कैसे मिलता है, निजीकरण के माध्यम से, बिल्कुल सही। उदारीकरण की नीति से, हाँ जी।
वैश्वीकरण की नीति से, बिल्कुल सही। ओके फ्रेंड्स, ये एलपीजी आ गया, एलपीजी। ओके फ्रेंड्स, तो इस सभी तरीके से मिलती है। एमएनसी कंपनी होती है, उनको प्रोत्साहन करने के लिए स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? तो फ्रेंड्स, ये की गई थी 1948 में। कब की गई थी? 1948। नई राष्ट्रीय कृषि नीति का वर्णन किस रूप में किया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये किया जाता है इंद्रधनुष्य क्रांति में। किसमें? इंद्रधनुष क्रांति। भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादक राज्य है? तो फ्रेंड्स, ये है मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश। भारत में किस प्रकार के रासायनिक उर्वरक की खपत सर्वाधिक है? तो फ्रेंड्स, ये है नाइट्रोजन वाली, जिसको कह सकते हो नाइट्रोजनी। क्या कह सकते हैं? नाइट्रोजनी। हरित क्रांति का संबंध मुख्य से किस फसल से? तो फ्रेंड्स, इसका संबंध है गेहूं से। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण किया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये करते हैं कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। केवल जो गन्ना होता है उसे छोड़कर, केवल गन्ना को छोड़कर बाकी सभी फसलों का निर्धारण जो किया जाता है वो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा किया जाता है। भारत का वह राज्य जो अनाज उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है? तो फ्रेंड्स, वह है उत्तर प्रदेश। राजकोषीय घाटे और बचतीय घाटे का अंतर किसके माध्यम से बराबर होता है? तो फ्रेंड्स, ये किया जाता है सार्वजनिक ऋण से। जो गवर्नमेंट लोन लेती है ना, उससे किया जाता है। इसलिए हमारे जीडीपी का लगभग 20% जो हिस्सा है वो ऋण में जाता है, लोन में जाता है। ओके फ्रेंड्स, प्रत्येक वित्तीय वर्ष से ही व्यय के प्रत्येक मद का नया मूल्यांकन करके बजट बनाना कहलाता है जीरो बेस्ड बजट। क्या कहलाता है? जीरो बेस्ड बजट। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा? तो फ्रेंड्स, ये होगा जैव प्रौद्योगिकी से। किससे? जैव प्रौद्योगिकी से। भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप है सभी में क्या आता है? विकेंद्रीकृत करना, बिल्कुल सही। उसको छोटे लेवल पे भी पहुंचाना, निचले स्तर तक भी पहुंचाना, बिल्कुल सही। समाजवादी और पूंजीवादी, हाँ जी, बिल्कुल जी, मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करना। ओके। और निर्देशात्मक, ये निर्देशात्मक है, ये आदेश के तरीके से कार्य करते हैं। हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय का सबसे बड़ा मद किसका रहता है? फ्रेंड्स, वो रहता है ब्याज की अदायगी। जो हम लोन लेते हैं उस पे जो हम इंटरेस्ट देते हैं, उसका सबसे बड़ा योगदान रहता है। केंद्र सरकार का गैर योजनागत व्यय का अंग नहीं है? तो फ्रेंड्स, ये है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास हेतु। क्योंकि फ्रेंड्स, ये तो करना होता है। गैर योजनागत व्यय फ्रेंड्स वो भी होते हैं जो सरकार को करना ही होते हैं। निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान की अवधारणा का सर्वप्रथम समर्थन किया? तो फ्रेंड्स, ये किया था गुन्नार मिरडल ने। किसने? गुन्नार मिरडल ने। किसने? गुन्नार मिरडल ने। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखना इसको। भारतीय योजना निर्माण के उद्देश्य होते हैं राष्ट्रीय आय में वृद्धि, बिल्कुल सही। निर्धनता निर्मूलन, हाँ जी, निर्धनता को दूर करना, पॉवर्टी को खत्म करना है। आय और संपत्ति में असमानता को घटाना, हाँ जी। जो आय इनकम होती है और जो हमारी संपत्ति होती है उसमें जो डिफरेंट है
उसको खत्म करना। हाँ जी, सभी सही है। भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किसको जाता है? तो फ्रेंड्स ये जाता है एम विश्वेश्वरैया को। किसको? एम विश्वेश्वरैया को। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत योजना सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया था? तो फ्रेंड्स ये अपनाया गया था पूर्व सोवियत संघ, जिसको यूएसएसआर भी बोलते हैं, जो 1991 के बाद से रशिया बन चुका है, जिसको रूस बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो फ्रेंड्स ये किया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। किस पंचवर्षीय योजना ने अपनी प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया था? तो फ्रेंड्स ये क्या था? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना ने। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी ये पूर्ण रूप से कृषि से संबंधित थी। ओके फ्रेंड्स, शंकरलाल गुरु समिति का संबंध किससे था? तो फ्रेंड्स ये था कृषि विपणन से। किससे? कृषि विपणन से। रंगराजन समिति का संबंध किस घटक से? तो फ्रेंड्स इसका संबंध था भुगतान संतुलन घाटा से। जो भुगतान संतुलन घाटा होता है उसको नियंत्रित करने के लिए विशेष आर्थिक जोन अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया था। तो फ्रेंड्स ये किया गया था 2005 में, जिसको सेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं शॉर्ट में? सेज। ओके, सेज एक्ट। भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत आती है? तो फ्रेंड्स ये आती है चावल। सबसे ज्यादा चावल पे, सेकंड पे गेहूं, दूसरे नंबर पर गेहूं पे आती है। ओके फ्रेंड्स, निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल भारत में संसार के सभी देशों से अधिक होती है? तो फ्रेंड्स ये होती है गन्ना। क्या होती है? गन्ना। फ्रेंड्स गन्ना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में रेशम उत्पादन में अग्रणी राष्ट्र है? तो फ्रेंड्स ये चीन। जो चीन है वो रेशम में लीड करता है। ठीक। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो फ्रेंड्स ये है तृतीयक क्षेत्र का, जिसको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। कृषि लागत एवं आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो फ्रेंड्स ये की गई थी 1965 में। फ्रेंड्स इसी आयोग के माध्यम से ही जो गन्ना होता है, गन्ने का एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस निर्धारित किया जाता है। क्या किया जाता है? निर्धारित। ओके, किसके माध्यम से? कृषि लागत एवं आयोग के माध्यम से। ओके फ्रेंड्स, भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र है? तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन डी, इसको बोलते हैं मुंबई हाई। क्या बोलते हैं? मुंबई हाई। इसको बोलते हैं मुंबई हाई। अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्सों की, क्योंकि फ्रेंड्स जो गरीब होते हैं उनके पास पैसा कम होता है और फिर वो पैसे कम कमाते हैं, तो इसलिए वह कम ही बचत कर पाते हैं। निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जा सकता? तो फ्रेंड्स देखते हैं। इसमें आता है लॉटरी जीतना। फ्रेंड्स लॉटरी जीतना एक तरह का जुआ होता है, और जुआ किसी भी देश की राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। किस वर्ष में विदेशी विनिमय प्रबंध
अधिनियम, जिसको फेमा बोलते हैं, प्रभावी हुआ था। तो फ्रेंड्स ये हुआ था 2003 में। कब हुआ था? 2003। औद्योगिक रुग्णता से संबंधित समिति है। तो फ्रेंड्स ये है गोस्वामी समिति और तिवारी समिति दोनों। फ्रेंड्स औद्योगिक रुग्णता क्या होता है? एक तरीके से कह सकते हैं इंडस्ट्रियल सिक। क्या बोल सकते हैं? इंडस्ट्रियल सिक। इंडस्ट्रियल सिक, बीमार वाला। यानी इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई कंपनी दिवालिया घोषित हो जाती है, ये होने वाली है, तो उसको किस तरीके से आगे उभारना है और उस कंपनी को एक अच्छी कंपनी बनाना है। तो इन दोनों समितियों ने, जिसमें आती है गोस्वामी समिति और तिवारी समिति, इसी बारे में बात की है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित समिति है। तो फ्रेंड्स ये है वेणुगोपाल समिति। जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली होती है फ्रेंड, इसके माध्यम से ही जो राशन मिलता है, क्या मिलता है? राशन मिलता है। कहाँ मिलता है? जो सरकारी गल्ले की दुकान होती है, सरकारी गल्ले की दुकान, ठीक। तो ये जो सरकारी गल्ले की दुकान होती है, ये इसी के माध्यम से होती है, सार्वजनिक वित्त प्रणाली के माध्यम से ही। जो बीपीएल परिवार को दिया जाता है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले होते हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित किया गया था? तो फ्रेंड्स ये 1948 में पारित किया गया था। यदि आरबीआई सुरक्षाओं को बेचता है और वाणिज्यिक बैंकों के नकदी भंडार पर प्रभाव पड़ेगा, तो फ्रेंड्स क्या होगा? घटेगा। जो ये है वाणिज्यिक बैंकों के नकदी भंडार जो है वो कम हो जाएगी, ओके फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किस संपत्ति की कीमतों में गिरावट आएगी? तो फ्रेंड्स ये आएगी अर्थव्यवस्था में कम चल निधि। किससे? अर्थव्यवस्था में कम चल निधि के माध्यम से। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? तो फ्रेंड्स सबसे बड़ा कारण है आय में असमानता, क्योंकि किसी की आय बहुत ज्यादा है, किसी की बहुत कम है। इसीलिए किस देश के अकाउंट सर्वाधिक सुरक्षित माने जाते हैं? तो फ्रेंड्स ये माने जाते हैं स्विट्जरलैंड के। इसलिए आपने देखा होगा जो लोग काला धन जमा करते हैं, कौन सा धन होता है? कौन सा धन होता है फ्रेंड्स? वो होता है काला धन, जिसको बोलते हैं ब्लैक मनी। ये सब स्विट्जरलैंड के बैंक, स्विस बैंक, ये सब स्विस बैंक में जमा करते हैं, ठीक। स्विस बैंक में, क्योंकि यहाँ के अकाउंट जो सबसे ज़्यादा सेफ माने जाते हैं, और ये किसी भी व्यक्ति के अकाउंट की जानकारी नहीं देते, वो चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, ओके फ्रेंड्स। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने पहली बार एलआईसी के निजीकरण और पुनर्गठन की सिफारिश की गई थी? तो फ्रेंड्स ये की थी मल्होत्रा कमेटी ने। किसने? मल्होत्रा कमेटी ने। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको माना जाता है? तो फ्रेंड्स ये माना जाता है मनमोहन सिंह जी को। किसको? मनमोहन सिंह जी को। निम्न में से किसके द्वारा भ्रष्टाचार की लड़ाई के लिए नागरिकों की मार्गदर्शिका निकाली गई है? तो फ्रेंड्स ये निकाली गई है केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसको बोलते हैं CVC। क्या बोलते हैं? CVC। हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किया गया है NSE की स्थापना की संतुष्टि 1991 में किस समिति द्वारा की गई थी? तो फ्रेंड्स ये की गई थी फेरवानी समिति द्वारा।
किसके द्वारा? फेरवानी समिति द्वारा। बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स ये है स्टॉक एक्सचेंज से। किससे? स्टॉक एक्सचेंज से। जब प्राइस बढ़ता है उसको बोलते हैं बुल, और जब कम होता है, जब प्राइस बढ़ता है उसको बोलते हैं बुल, और जब प्राइस क्या होता है, डाउन होता है, उसको बोलते हैं बियर। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व में कोई संबंध नहीं है? फ्रेंड्स उसको कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था। बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। और फ्रेंड्स अगर आरबीआई उधार ले, क्या ले? उधार किससे लेगा? कॉमर्शियल बैंक से ले, तो उसको बोलते हैं रिवर्स बैंक रेट। उसको बोलते हैं रिवर्स बैंक रेट। ओके फ्रेंड्स, जो बैंक रेट से हमेशा क्या होगी? हमेशा कम रहेगी। ओके फ्रेंड्स, निक्की क्या है? फ्रेंड्स टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है निक्की। डो जोन्स न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का शेयर बाजार सूचकांक है। जैसे भारत का होता है BSE, इस तरीके से। वह कौन सा बैंक है जिसके माध्यम से कृषक जो है आसानी से किसान क्लब बनाते हैं? तो फ्रेंड्स ये है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिसको बोलते हैं RRB, रूरल रीजनल बैंक। क्या बोलते हैं? रूरल रीजनल बैंक। निम्नलिखित में से किसको वास्तविक मजदूरी का प्रमुख निर्धारक माना जाता है? तो फ्रेंड्स ये माना जाता है मुद्रा की क्रय शक्ति को। जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतर की प्रवृत्ति हो उसे कहते हैं गर्म मुद्रा। क्या बोलते हैं? गर्म मुद्रा, हॉट मनी। क्या बोलते हैं? हॉट मनी। जो आज के टाइम में क्या है? डॉलर एक तरीके की हॉट करेंसी है जिसको कोई भी देश लेने से मना नहीं कर सकता। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो फ्रेंड्स ये की जाती है आरबीआई द्वारा। किसके द्वारा? आरबीआई द्वारा। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो फ्रेंड्स ये बनाता है आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो उसका साख सर्जन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो फ्रेंड्स वो भारत में कृषि एवं संबंध गतिविधियों में ऋण वितरण में निम्न में से किसका हिस्सा सर्वाधिक होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है वाणिज्यिक बैंक का, कॉमर्शियल बैंक का। किसका? कॉमर्शियल बैंक का। निम्नलिखित में से क्या बैंक का मुख्य कार्य नहीं है? तो फ्रेंड्स ये है माल का आयात फैसिलिटेटेड करना। क्या करना? माल का आयात फैसिलिटेटेड करना। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स उसको क्या कहा जाता है? ट्रेजरी बिल। क्या कहा जाता है? ट्रेजरी बिल। निम्नलिखित में से कौन सी वाणिज्यिक शब्दावली उस क्रियाविधि को इंगित करती है जिसके माध्यम से वाणिज्य बैंक सरकार को उधार देते हैं? किसको देते हैं? सरकार को वाणिज्य बैंक
सरकार को उधार देते हैं, तो फ्रेंड्स उसको बोलते हैं ऋण सेवा दायित्व, डीएसओ। क्या बोलते हैं? डीएसओ। भारत में मुद्रास्फीति दर की मांग किस आधार पर होती है? तो फ्रेंड्स ये होती है थोक मूल्य सूचकांक पे, होलसेल प्राइस इंडेक्स पर। हमारे देश में लगभग सभी बैंकों ने किसानों को फसल ऋण देने के लिए किसकी सुविधा शुरू की है? तो फ्रेंड्स ये की है किसान क्रेडिट कार्ड की। हमारे देश के बैंक घरेलू सावधि जमाओं के लिए से प्राप्त सावधिक जमाओं पर ब्याज की अधिक दर देते हैं वरिष्ठ नागरिकों को। फ्रेंड्स ये कह रहा है कि जो हमारी एफडी होती है उस पर सर्वाधिक ब्याज की दर किसको प्राप्त होती है? तो फ्रेंड्स ये होती है जो देश के सीनियर सिटीजन होते हैं उन। क्रेडिट कार्ड किसके नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स ये जानता है प्लास्टिक मनी। ओके फ्रेंड्स, जिसमें एटीएम आ जाता है हमारा, ठीक, एटीएम आ जाता है, क्रेडिट कार्ड आ जाता है, डेबिट कार्ड आ जाता है, क्रेडिट कार्ड आ जाता है, ठीक, डेबिट कार्ड आ जाता है, इस तरीके का जो भी होता है, शॉपिंग कार्ड होते हैं, ये सब। संपूर्ण देश में मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए आरबीआई क्या उपाय करता है? तो फ्रेंड्स आरबीआई जो करता है रेपो और रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देता है। फ्रेंड्स आपको समझाता हूँ कि मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए आरबीआई क्या क्या कर सकता है। तो फ्रेंड्स आरबीआई दो तरीके से करता है। एक तो होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन के माध्यम से, जिसमें क्या करता है, जिसमें क्रय और विक्रय करता है। क्या करता है? क्रय और विक्रय। किसका करता है? प्रतिभूतियों का, ठीक है, प्रतिभूतियों का, और जो सरकारी बॉन्ड होते हैं उसका, ठीक, बॉन्ड का करता है, ये करता है, ठीक, इनका करता है, ठीक। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका होता है जिसमें आता है आपका बैंक रेट, रिवर्स बैंक रेट, SLR, CRR। ओके फ्रेंड्स, बैंक रेट वो रेट होता है जिस पर कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेता है, और रिवर्स रेपो रेट फ्रेंड्स वो रेट होता है जिस पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक से लोन लेता है। फ्रेंड्स जो ये होता है CLR, जिसको बोलते हैं वैधानिक तरलता अनुपात। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? वैधानिक तरलता अनुपात। ये वो पार्ट होता है जो कॉमर्शियल बैंक के पास होता है। किसके पास होता है? कॉमर्शियल बैंक के पास। ये इसलिए होता है ताकि बैंक से कोई लोन ले या फिर जिस व्यक्ति ने बैंक में जमा करा है उसको उसके पैसे मिलते रहे, ये इसलिए होता है। फ्रेंड्स एक होता है ये CRR, कैश रिजर्व रेशो। फ्रेंड्स ये एक ऐसा रेशो होता है जो आरबीआई अपने पास रखता है एक सिक्योरिटी के तरीके से। सिक्योरिटी कैसे? कि कल अगर कोई बैंक दिवालिया घोषित होने वाला हो तो उसके रूप में CRR आरबीआई द्वारा कॉमर्शियल बैंक को दे दी जाती है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप समझ चुके होंगे मेरा पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सिक्कों को जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? तो फ्रेंड्स जो सिक्के होते हैं उसको आरबीआई नहीं चलाता। आरबीआई केवल जितने भी नोट होते हैं, नोट मीन्स पत्र मुद्रा, जितनी पत्र मुद्रा होती है फ्रेंड्स वो सब आरबीआई द्वारा चलाई जाती है। केवल
1 रुपये के नोट को छोड़कर, 1 रुपये की जो पत्र मुद्रा है उसको छोड़कर, ठीक। और जितने भी सिक्के होते हैं इसको चलाता है वित्त मंत्रालय, या आप कह सकते हो भारत सरकार। निम्नलिखित में से क्या वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है? फ्रेंड्स, मैंने आपको समझाया था, CRR, SLR, रेपो रेट, ये जो है ये सब RBI द्वारा प्रयोग में लाई जाती है मौद्रिक नीति को कंट्रोल करने के लिए। बाकी फ्रेंड्स, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ATM कार्ड, ये सब तो जारी करता है कमर्शियल बैंक। भुगतान, ग्राहक जो होते हैं उनको भुगतान करता है, उनके पैसे देता है, ये भी करता है। जो परियोजना होती है उसके लिए भेज देते हैं, हाँ जी ये भी करता है। तो ये सब करता है, लेकिन ये नहीं करता है SLR, CRR या फिर रेपो रेट, ये RBI करता है मौद्रिक नीति कंट्रोल करने के लिए। बैंकिंग लोकपाल क्या है? तो फ्रेंड्स, जो बैंकिंग लोकपाल होते हैं ये ग्राहकों की शिकायतों का प्रावधान करता है। किसका प्रावधान करता है? ग्राहकों की शिकायतों का। दर जिस पर विदेशी मुद्रा देशी मुद्रा में परिवर्तित की जा सकती है और उसके विपरीत देशी मुद्रा को विदेशी मुद्रा में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये जो होता है इसको कहते हैं, ये जो दर होती है, ये जो रेट होता है इसको कहते हैं एक्सचेंज रेट। क्या बोलते हैं? एक्सचेंज रेट। क्या बोलते हैं? एक्सचेंज रेट, यानी विनिमय दर, इसको बोलते हैं विनिमय दर। भारतीय रुपये का मूल्य ह्रास हो रहा है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है मूल्य, रुपये का मूल्य कम हो जाना, जिसको बोलते हैं मुद्रा का अवमूल्यन। क्या बोलते हैं? मुद्रा का अवमूल्यन। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए ऋण से संबंधित कार्य करती है? तो फ्रेंड्स, ये करती है नाबार्ड, जो कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र का सबसे बड़ी संस्था। इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है, ये संबंधित होती है शेयर बाजार में प्रतिभूतियों का अवैध लेन देन से। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको ये वर्ड दिख रहा है इनसाइड यानी बाहर की साइड। अगर कोई भी ट्रेडिंग ऐसी हो रही है जो शेयर मार्केट से संबंधित नहीं है या उससे बाहर हो रही है, तो उसको हम अवैध लेन देन कह सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक के परिमाणात्मक उदार नियंत्रण उपाय में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो फ्रेंड्स, परिमाणात्मक जो उपाय होते हैं वो क्या क्या होते हैं? वो होते हैं नकदी रिजर्व अनुपात, CRR, ओके, खुला बाजार प्रचन्न, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक दर, बैंक रेट, रिवर्स बैंक रेट, SLR, ये सब जो होते हैं ये सब होते हैं परिमाणात्मक नियंत्रण के उपाय। ठीक, तो क्या बचा? नैतिक दबाव। ओके फ्रेंड्स, तो इसका आंसर होगा नैतिक दबाव। भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होता है? तो फ्रेंड्स, ये होता है मुद्रा का अवमूल्यन। क्या होता है? मुद्रा का अवमूल्यन। अवमूल्यन के उद्देश्य क्या होते हैं? तो फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य होता है निर्यात को प्रोत्साहित करना। किसको प्रोत्साहित करना? निर्यात को, एक्सपोर्ट को। किसको? एक्सपोर्ट को। इसका उद्देश्य होता है एक्सपोर्ट को प्रोत्साहित करना, उसको इंक्रीज करना। ओके फ्रेंड्स, भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किसके द्वारा रखा जाता है? तो फ्रेंड्स, ये रखा जाता है RBI द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रुपये को चालू खातों में पूर्ण परिवर्तनीय कब घोषित किया गया?
तो फ्रेंड्स ये क्या गया है 19 अगस्त 1994 को। किस वर्ष भारतीय रुपये का 2 चरणों में अवमूल्यन किया गया? तो फ्रेंड्स ये किया गया था 1991 में। कब किया गया था? 1991 में। अब तक भारतीय रुपये का कितनी बार अवमूल्यन किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किया गया है 3 बार। एक बार 1949 में और 2 बार किया गया 1993 में, सॉरी 1991 में। एक बार किया गया 1949 में और 2 बार किया गया है 1991 में। तो कितनी बार का टोटल? 3 बार। बैंक की नई शाखाएं खोलने के लाइसेंस किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो फ्रेंड्स ये दिए जाते हैं आरबीआई द्वारा। इसलिए आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये संबंधित है सरकारी प्रतिभूतियों से। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो फ्रेंड्स जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई होता है वो निर्यातकर्ताओं को ऋण उपलब्ध नहीं कराता, वो किसी को भी ऋण उपलब्ध नहीं कराता। वो केवल भारत सरकार को ऋण दे सकता है या कॉमर्शियल बैंक को। मुद्रा योजना बनाना बिल्कुल सही, ये तो करता है वो। भारत के सभी बैंकों पर नियंत्रण रखना, हाँ जी करता है, इसलिए बैंकों का बैंक कहा जाता है। करेंसी नोट